हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की पाठशाला में हम लोग समझने वाले हैं कि अगर आपको ITR 1 फाइल करना है तो किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। ITR 1 किसे फाइल करना होता है ये आप जानते ही होंगे, फिर भी हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। ITR 1 वो सभी लोग जिनको सैलरी इनकम मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मिलती है या अदर सोर्स जैसे इंटरेस्ट से इनकम मिलती है, वो सब फाइल करते हैं। आपकी इनकम जो होती है वो 50 लाख से नीचे की होती है। तो हम देख लेते हैं कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है। अगर आप ITR फाइल करना नहीं जानते हो, ये जानना चाहते हैं कि ITR कैसे फाइल कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। जो कि मैं अपना ITR खुद फाइल करता हूँ, लगभग 5 सालों से ये कर रहा हूँ। कई दोस्तों की भी मदद करता हूँ ITR फाइल करने में, तो अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम लोग इस पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ और आप मेरे माध्यम से प्रोफेशनली कैसे जैसे आपके कह सकते हैं एडवोकेट या CA, वो आपके ITR को जिस तरह से फाइल करते हैं उस तरह से आप फाइल करना सीख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बोर्ड पे सारे वो डॉक्यूमेंट्स लिख दिए हैं कि जिनको आपको ज़रूरत पड़ेगी ITR जब आप फाइल करना जाएंगे। ITR 1 इसे कहा जाता है सहज, और हमने बात कर ही ली कि इसे कौन फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है फॉर्म 16। ये कहाँ से मिलता है? ये आपके एम्प्लॉयर के थ्रू मिलता है। आपका जो नियोक्ता रहता है आपके डिपार्टमेंट में, आपके लेखाधिकारी हो सकते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर हो सकते हैं, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, जिनके माध्यम से। और यहाँ पर आपको अगर एज ए इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम, तो फॉर्म 16A भी हो सकता है। तो इस तरह के जो इनकम होते हैं उनका आपको एक डिटेल यहाँ पर लेना होता है। और मेरे विभाग के मामले में बात करें, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर हम लोग अपनी इनकम का डिटेल जानते रहते हैं। तो हम उसमें अपनी सेविंग को अटैच करके अपने एम्प्लॉयर के पास जमा करते हैं, तो वो सारे डिडक्ट होते हैं। तो बहुत बार तो मुझे खुद जानकारी रहती है कि मेरे कितने डिडक्ट हुए हैं, कितना मेरा टैक्स पे करना है। तो मैं कभी कभी फॉर्म 16 का वेट नहीं करता हूँ। जो आयकर आगरण रेकनर मैंने यहाँ सबमिट किया होता है, उसके आधार पर भी मैं ITR फाइल कर लेता हूँ। तो ये रेकनर अगर आपके पास है तो आप फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि सिर्फ रेकनर होने से नहीं हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आपने जो फाइल किया, आपने फिल करके डिटेल अपने एम्प्लॉयर को दी और उनको लगे कि आपने जो सेविंग वहाँ दिखाई है, कुछ इन्वेस्टमेंट, वो आपके टैक्स बेनिफिट के तहत नहीं आते हैं, उसमें आप टैक्स डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो वो उसको हटा देंगे। तो आपके डाटा, आपके क्या कहते हैं रिकॉर्ड या कहते हैं कैलकुलेशन में और आपके एम्प्लॉयर के कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। इसलिए आप फॉर्म 16 को मैच करवाएंगे कहाँ पर? फॉर्म 26AS से। ये फॉर्म 26AS कहाँ मिलता है? ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट में मिलेगा। आप अपने ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डाउनलोड की प्रोसेस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूँगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। अब जब आपने ये दोनों चीज़ें मैच कर ली, हाँ फॉर्म 16 या रेकनर और 26AS का डाटा मैच हो गया, अब आपको चाहिए होगा बैंक स्टेटमेंट्स। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? इसमें आपको जो बैंक के द्वारा इंटरेस्ट मिले हैं, आपके सेविंग अकाउंट में जो भी फंड रहे होंगे, उस पर जो 3-3.5% साल में ब्याज मिलते हैं, और ये क्वार्टरली मिलते हैं, हर 3 माह पर मिलते हैं। कुछ बैंक जैसे जून में देते हैं, फिर सितंबर, दिसंबर और मार्च। तो इसको आपको कैलकुलेट करना होता है। और ये अब इसमें देखा भी गया कि ये डिटेल को फेच कर ले रहे हैं आपके बैंक से। सारी डिटेल्स आपके यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आ जा रही है। अब तो आपको फ्यूचर में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो डिटेल ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिर भी अगर आपके अकाउंट पर, इनकम टैक्स के अकाउंट पर नहीं शो कर रहे हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा जितने भी आपके अकाउंट होंगे जो तो उनको ऐड करके एक साथ आपको रखना है। चौथा, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। इसकी ज़रूरत किसे होती है?
जो भी लोग हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउसिंग लोन का जो आपका इंटरेस्ट होता है वो 80C से एबव कैलकुलेट होता है। 2 लाख तक आप उसमें छूट ले सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन की प्रोसेस थोड़ा अलग होती है, क्योंकि जैसे आपको उसमें हाउस प्रॉपर्टी में आपको प्रॉफिट हुआ, रेंट मिला, वो सारी चीज़ें भी घटा कर तब होता है, लेकिन नॉर्मली आपको सबसे पहले इसकी ज़रूरत होगी। 5वां, रिसिप्ट्स फॉर डोनेशन मेड। अगर आपने किसी संस्था को दान दिया है और वह संस्था 80G के तहत आपको छूट दे सकती है, अर्थात वो रजिस्टर्ड है ऐसी जगह। इनकम टैक्स मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं कि कहाँ रजिस्टर्ड होना होता है, शायद चिट फंड में होते हैं या कुछ जो भी संस्थाएं, लेकिन अगर आपने वहाँ डोनेट किया है वहाँ आप 80G में क्लेम कर सकते हैं। देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दिया हुआ है कि आप कहाँ पर क्लेम कहाँ पर और किस संस्था से कितना आप डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे कहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर डिजास्टर फंड जो होते हैं, या आप कोविड में देखिए प्रधानमंत्री कोविड राहत कोष में अगर आपने दिया था तो वो 100% आप वहाँ डिडक्शन ले सकते हैं। कुछ में आप 50% ही ले पाते हैं। तो वो देखना होगा कि आपने जिसको दिया है डोनेशन कहाँ ले, किसी पार्टी को दिया है तो उसके अलग नियम है, लेकिन अगर आपने दिया है तो पहले आपके पास ये रसीद होनी चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आप पेन नंबर भी फिल करना होगा आपने जिनको डोनेट किया है। और छठा, रेंटल एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट की जरूरत कहाँ होती है? आपके सैलरी का एक पोर्शन होता है हाउस रेंट अलावेंस का, अब उसको आप छूट लेना चाहते हैं, उसका एक अलग कैलकुलेशन होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि HRA का छूट जो डिडक्शन है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए तो उसका वीडियो मैं बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे उसका छूट ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ लेना है तो उसके एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट चाहिए होता है। और सातों, आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, पेमेंट आपने किए, जैसे आपने LIC का प्रीमियम दिया है, यूलिप में किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, आपका NPS में है, ट्यूशन फीस है बच्चों की, ऐसे 80C, कुछ 80D में भी आते हैं, आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम हो गए, मेडिक्लेम हो गए, तो ये 80DD हो गए, बहुत चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो इनका भी आप यहाँ पर दिखाते हैं। और तो जो भी चीज़ें आपने दिखाई वो चाहिए होती हैं। मान लीजिए आपके यहाँ जो आपके सेविंग्स हैं आपने जनवरी तक ही अपने डिपार्टमेंट में जमा किए या फरवरी तक, और आपके कुछ प्रीमियम जो थे वो मार्च में डिडक्ट हुए होते हैं, ऑटो सेटअप होते हैं, या हमारा थोड़ा लेट आता है प्रीमियम, या हमने कुछ प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की लेट की, SIP हमारे मार्च में जमा हुई, तो वो डिडक्शन अगर आपको लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिडक्शन लेने होते हैं उसकी लास्ट डेट होती है 31 मार्च। जिस भी फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर के लिए आप इसे कैलकुलेट करेंगे उस साल का 31 मार्च। तो जैसे आप असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है इस समय 2022-23, और यहाँ फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, तो यहाँ पर आप 31 मार्च 2022 तक की सेविंग दिखा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए चीज़ों को ईजी करके ला सकूँ, और मेरा प्रयास रहता है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, कुछ लगता हो कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको और एलेबोरेट कर सकूँ और विस्तार से उसके बारे में आपसे बात कर सकूँ। और फिर से कहूँगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि ITR 1 कैसे फ़ाइल किया जाए, एक एम्प्लाई अपने मोबाइल से कैसे आसानी से फ़ाइल कर सकता है, तो आप कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे अगर मिलेंगे तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।